या बिहार पुलिस भर्ती 2023 जो होने वाली है उसमें लुटेरिया टीम के द्वारा या बिहार पुलिस का 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो उसी का सेट प्रैक्टिस आज हम लोग 2 देखेंगे, जो बहुत वेल मेंटेन की तरह से आपको ये सेट सजाया हुआ है। क्या पूछ रहा है कि पहला प्रश्न है कि पढ़ना का क्रिया भेद है, अकर्मक है कि सकर्मक है कि द्विकर्मक है कि इनमें से कोई नहीं है। तो जो पढ़ना है ना, पढ़ना यह सकर्मक क्रिया का एक भेद है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे पढ़ना एक क्रिया है जिसका प्रभाव वहां पर पढ़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पयोधी किसका समानार्थी शब्द है निम्नलिखित में से। पयोधी ऑप्शन है दुग्ध, दूध, वारी, समुद्र। तो जो पयोधी होता है ना, यह समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, या समानार्थी शब्द कहिए, पर्यायवाची शब्द कहिए। जैसे समुद्र का पर्यायवाची शब्द और हो जाता है, पयोधी होता है, समुद्र होता है, सागर होता है, अर्णव होता है, जलधि होता है, निर्धि होता है और वारिस होता है। जबकि दूध का जो पर्यायवाची शब्द होता है, दुग्ध होता है, दूध होता है, क्षीर होता है, पेय होता है, गौरस और स्तन्य होता है। ठीक है, और वारिक पानी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जिसे नीर, जल आदि भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अधिकरण कारक के चिन्ह क्या क्या है। तो अधिकरण कारक जो है ना, कर्ता 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें अधिकरण होता है ना, अधिकरण का जो पहचान होता है ना या उसके चिन्ह होते हैं, में, पै, पर होता है। क्या होता है, में, पै, पर होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृद्धि यानी बढ़ोतरी का विलोम शब्द आपको बताना है। तो वृद्धि होगा तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, कम। ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है सैसव शब्द से बना संज्ञा शब्द आपको बताना है। सैसव शब्द से बना संज्ञा शब्द आपको बताना है। तो सैसव क्या है, सैसव जो शब्द है यह एक भाववाचक संज्ञा है। सैसव यानी शिशु का भाववाचक जो शब्द होता है वो सैसव होता है। तो यह भाववाचक एक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के वे शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं और मूल रूप से हिंदी में वैसे ही सेम टू सेम प्रयोग किया जाएगा उसको तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द को देशज कहते हैं। ठीक है, जैसे लोटा है, कटोरा है, खिड़की है, चिड़िया है, खिचड़ी है। और संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। ठीक है, तद्भव किसे कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं उस शब्द को जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मुंह से मुंह, ग्राम से गांव। ठीक है, जैसे पहले मुख कहा जाता था, मुख से अब मुंह हो गया, पहले ग्राम था अब गांव हो गया। ठीक है, तो समझ गए, जो मतलब शब्द वही रहेगा। जैसे संस्कृत का ही शब्द अगर मान लीजिए, चाहे वे शब्द ऐसे शब्द होते हैं तद्भव जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वो तद्भव हो जाता है। और तत्सम संस्कृत के सेम टू सेम हिंदी में वैसा ही प्रयुक्त किया जाए उसको तत्सम कहेंगे। और कुछ बिगड़े जो होते हैं जिनका उत्पत्ति का पता ना होता है उसको देशज कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भरपेट एक किस समास का उदाहरण है। भरपेट किस समास का उदाहरण है। तो भरपेट है ना, ऑप्शन है अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भरपेट जो बोल रहा है यह एक अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास का जो पहला पद होता है ना वो अब क्या होता है, अवयव होता है, और जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिमास, अजन्म, भरपेट इत्यादि यह सब क्या है, यह एक अवयवी भाव समास है। अगला प्रश्न है कवि। कवि का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप इसमें देखिए कवित्री, कवियत्रा, कवियत्री और कवि, कवयित्री। तो इसमें से अब देखिए इसमें आपको ऐसे भी दे सकता है और इसको पहचानने के लिए देखिए इसमें कौन शब्द का स्पेलिंग सही है या। तो इसमें देखिए कवि है तो कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है और कैसे लिखाता है तो कवयित्री होता है। ठीक है, कवयित्री। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या जो है ना वह 33 है। कितने हैं, 33 व्यंजन है।
अगला प्रश्न है कि त का उच्चारण स्थान होता है, तो त का जो उच्चारण स्थान होता है ना वह दांत से यानी दंत से होता है। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल जिरांड का प्रयोग करना। जिरांड का प्रयोग करना है कि आई एम एवर्स टू डैश, तो यह क्या हो जाएगा, जहां भी जिरांड होगा जो आईएनजी लग जाता है ड्रिंक में तो क्या हो जाएगा, आई एम एवर्स टू ड्रिंकिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद द राइट होमोफोन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसमें होमोफोन का प्रयोग करना है कि राइट होमोफोन आपको भरना है। ठीक है, तो इसमें क्या करा है, द डैश ऑफ द कैट्स आर शार्प। ठीक है, द डैश ऑफ द कैट्स आर शार्प, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें कह रहा है कि पॉज मतलब क्या होता है, पॉज ऑफ द कैट्स का मतलब PAWS हो जाएगा। पॉज मतलब हो जाता है बिल्लियों के पंजे। ठीक है, जो बिल्लियों के पंजा होता है ना वो बहुत शार्प होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एफेक्शन। तो एफेक्शन का जो है ना, एफेक्शन का जो आपको बताना है कि एडजेक्टिव बताना है तो एफेसिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफेसिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज का राइट आंसर हो जाएगा। एफेसिनेट का मतलब होता है, एफेक्शन मतलब स्नेह होता है, प्यार स्नेह। ठीक है, और एडजेक्टिव इसका एफेसिनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट पार्टिसिपल भरना है, इसमें पार्टिसिपल का प्रयोग करना है इसमें। तो कह रहा है कि हिज स्पीच वाज डैश, हिज स्पीच वाज डैश, तो इसमें आपको क्या भरना है, तो इसका स्पेल क्या हो जाएगा, स्पेल बाउंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध। ठीक है, उसका जो स्पीच था वो क्या होता है, मंत्र मुग्ध हो गया। मंत्र मुग्ध होता है स्पेल बाउंड का मतलब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है कि ही ट्रेवल्स डैश कार। तो जहां भी ऐसा आपको प्रश्न मिले कि ही ट्रेवल्स ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, या बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बस। ठीक है, यानी कार से यात्रा करना। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल का प्रयोग करना है। आर्टिकल में क्या होता है, ए एन द, ए एन और द जो होता है आर्टिकल होते हैं, तीन होता है। तो जैसे लेट अस प्ले डैश चेस, तो चेस से पहले द का प्रयोग होता है, लेट अस प्ले द चेस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द बोल्ड वर्ड, यानी बोल्ड वर्ड में जो काला अक्षर में लिखा गया है, मोटे अक्षर में लिखा गया प्रीटी, तो प्रीटी का आपको बताना है कि माला लुक्स प्रीटी, माला सुंदर दिखती है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रीटी का बताना है कि आपको एंटोनिम्स क्या होगा। तो प्रीटी मतलब सुंदर, तो अगली मतलब क्रूप क्या हो जाएगा, या बदसूरत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब, यानी संज्ञा से आपको क्रिया में बदल देना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन का क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन का अगर आपको वर्ब में है, एप्लीकेशन एक मान लीजिए नाउन है, तो इसमें वर्ब क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन एक नाउन है जिसका अर्थ आवेदन होता है, और अप्लाई एक वर्ब है जिसका अर्थ आवेदन करना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है आपको। तो इन्फिनिटिव में क्या आपको करना है प्रयोग, इट इज नॉट इजी ऑल डैश ऑल पीपुल, इट इज नॉट इजी डैश ऑल पीपुल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टू प्लीज, इट इज नॉट इजी टू प्लीज ऑल पीपुल, टू प्लीज। ठीक है, टू प्लीज मतलब खुश रहने के लिए, टू प्लीज का मतलब होता है खुश रहने के लिए। ठीक है, सब कोई इजी नहीं है खुश रहना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, एक वर्ड है थिप, माने चोर होता है, इसका बहुवचन प्लूरल बताना है, तो क्या हो जाएगा, थिप्स। थिप्स का जो स्पेलिंग होता है ये भी बहुत बार कंफ्यूजन आदमी से हो जाता है। तो EF है ना, तो EF हट जाएगा और VES लग जाएगा, IVES हो जाएगा, तो THIEVES इसका राइट आंसर हो जाएगा थिप्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। करें कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। तो कौन से विटामिन के कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और स्कर्वी रोग जो हो जाता है तो विटामिन सी से कमी से आपको दांत और मसूड़ा में भी खून आने लगता है, ये भी विटामिन सी के कारण ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है
कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी यानी अस्थि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वह फीमर होती है। और यह किसकी हड्डी होती है? तो यह जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। और ह्यूमरस जो है ना, यह हाथ की सबसे लंबी होती है। हाथ की सबसे लंबी हड्डी ह्यूमरस होती है, जो कंधे से लेकर कोहनी तक चलती है, ठीक है। और स्टेपिज कान की एक हड्डी है, ठीक है। और अल्ना की कोहनी की हड्डी आपके बाएं कलाई की 2 हड्डियों का एक है, जिस ठीक है। तो ये अल्ना होता है। और स्टेपिज कान की हड्डी होती है। कान में 3 प्रकार की हड्डी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? जल की शुद्धि करने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं? तो जल की शुद्धि के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल की शुद्धि के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो सबसे पहले जो मुंह में पच जाएगा तो यह कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले मुंह से शुरू होता है। और भोजन का जो पाचन का जो प्रक्रिया शुरू होता है वह मुंह से होता है और खत्म छोटी आंत में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। कौन होता है? ग्रेफाइट होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहता है कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है? तो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण क्या होता है? तो यह है मानसिक तनाव। क्या है? मानसिक तनाव। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हैजा किसके कारण होता है? हैजा, तो जो हैजा होता है ना, हैजा यह किसके कारण होता है? तो यह बैक्टीरिया के कारण हैजा हो जाता है। बैक्टीरिया के कारण हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो परमाणु सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रयुक्त करने वाला व्यक्ति का नाम था जॉन डाल्टन। क्या था? जॉन डाल्टन। इन्होंने बताया था कि परमाणु सिद्धांत डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु को किसी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। बाद में इनका सिद्धांत गलत साबित हुआ और बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित हो गया। अगला प्रश्न है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो जो वायु में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वह आपका 78.03% है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। लेकिन अभी वर्तमान में 78.09% भी आपको कहीं कहीं आपको मिलता है। लुसेंट भी 78.0309% ही बता रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? तो ढोकला बनाने के लिए प्रयुक्त विधि का नाम है खमीरीकरण। क्या है? खमीरीकरण। और खमीरीकरण में क्या होता है कि इस विधि में गहरी कढ़ाई प्रयोग में लाई जाती है और काफी मात्रा में घी या तेल में भोज्य पदार्थ को डालकर तला जाता है, जैसे पूरी, कचौरी, समोसे होता है, ठीक है। और खमीरीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें खाद्य पदार्थ में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होता है ना, आवश्यक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन लाता है, जिसमें पोषक तत्व तो शीघ्र पचने वाले यौगिकों में बदल जाते हैं, उसे खमीरीकरण कहते हैं। तो ढोकला खमीरीकरण विधि के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड जो बुखार है यह किसके द्वारा होता है? तो जो टाइफाइड बुखार होता है यह जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। टाइफाइड बुखार जो साल्मोनेला एंटेरिका टाइफी बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसी से टाइफाइड फैल जाता है। और टाइफाइड जब हो जाता है तो इस विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी होती है? तो आधुनिक टीवी की जो स्क्रीन है यह बनी है प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से, ठीक है। प्रकाश जो उत्सर्जन करता है उसी के डायोड से आधुनिक टीवी बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बनी होती है? तो विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बनी होती है? तो यह बनी है नाइक्रोम से, ठीक है, नाइक्रोम से। ऑप्शन नंबर ए है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में जानते हैं क्या क्या होता है? यह तांबा और रजत, निकेल, रजत यानी Cu, Na और रजत का मतलब क्या होता है? सिल्वर, Ag। तो Ag, Cu, Na का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रूसेलोसिस नामक एक बीमारी है का कारक क्या है? तो ब्रूसेलोसिस एक रोग है
ठीक है, इसका कारक जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु के कारण यह फैल जाता है और जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला संक्रमण होता है यह, ठीक है, ब्रुसेलोसिस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा जाता है? तो चेचक के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो ये हो जाएगा बैरिसेला वायरस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, बैरिसेला नामक वायरस जो विषाणु होता है यही चेचक के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक रहा था, ठीक है। और यह गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई का पुत्र था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो वक्र कर की दर और सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो उस वक्र को लाफर वक्र कहते हैं, लाफर वक्र कहते हैं, ठीक है। लाफर वक्र का जो संबंध है वह करों की दर से तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो दोदा बेटा है, ठीक है। तो दोदा बेटा एक चोटी है, यह किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो यह है नीलगिरी पहाड़ी पर। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, 2637 मीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। दोस्तों अब समय नहीं है, मात्र 15 दिन आपको बच गया है और 15 दिन में आप कम से कम 15 दूना 30 सेट बनाइए, रोज दिन 2-2 सेट बनाइए, ठीक है। समय बहुत कम है और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सेटिंग के भरोसे बैठे हैं, तो सेटिंग के भरोसे आप लोग नहीं बैठिए दोस्तों। 15 दिन है, 15 दिन में कम से कम एक दिन में कम से कम 8 घंटा आप समय दीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए, सफलता जरूर। अगर आप वर्दी का अब की बार सपना देखे हैं तो जरूर आपको मिलेगी दोस्तों। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो हुआ था यह मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक है। और इस बक्सर के युद्ध में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो उसका नाम था हेक्टर मुनरो, ठीक है। कभी कभी आपको दे देगा मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच, तो भी मार दीजिएगा, वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था ना यह हर्यक वंश का शासक था, ठीक है, और संस्थापक भी था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हुआ था, ठीक है, हर्यक वंश का। और यह बिंबिसार जो था ना यह मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में यानी BC में बैठा था, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार, ठीक है। और इसने राजगृह का निर्माण किया और अपनी राजधानी बसाया था। और यह 52 वर्ष तक शासन किया था मगध पर। और बिंबिसार ने राजवंश जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो राजा भोज का जो संबंध था वह आपका परमार वंश से था। किससे था? परमार वंश से था। राजा भोज जो आप सुनते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो राजा भोज का संबंध परमार वंश से था। और परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज था, ठीक है। और राजा भोज तो मालवा के परमार वंश के 9वें यशस्वी राजा हुए थे। उसने 1018 से लेकर 1060 ईस्वी शासन किया था और इन्होंने अपनी राजधानी को धार बनाई थी, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। और चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटा में पूरा करती है, 8 घंटा में पूरा करती है, ठीक है। और चंद्रमा इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर लेती है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करने वाले सिख गुरु का नाम था गुरु अंगद देव। ठीक है, यह सिखों के दूसरे गुरु थे। इनके बचपन का नाम लहना था। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किए थे। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, आदि ग्रंथ। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जो थे यह सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। और सबसे ज्यादा रहता अगर केरल ऑप्शन रहता तो केरल मारिएगा, और सबसे कम हरियाणा में। तो केरल में आपका 1084 है, यानी 1000 पर 84 महिलाएं अधिक है। ठीक है, और तमिलनाडु में 996 है। तमिलनाडु में कितना है? 996 है। ठीक है, गोवा में 973 है, सिक्किम में आपका 890 है, और कर्नाटक में जो है 973 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यानी जमीन सबसे ज्यादा कहाँ है? तो यह है आपका राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश, तब गुजरात। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा पूछे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे छोटा पूछे तो सिक्किम। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, या 73वां संविधान संशोधन 1992 जो और 93 में हुआ था। इसी में 73वां संविधान संशोधन करके 11 अनुसूची में जोड़ दिया गया और पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। चलिए, और इसी संशोधन के द्वारा संविधान के में भाग 9 को भी जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 और 43 के क से लेकर अ तक अनुच्छेद दिया गया, सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वह 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, और इसी समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो राज्यसभा जो उच्च सदन है, निम्न धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, जिसको 14 दिन के लिए क्या कर सकती है? लंबित कर सकती है। ठीक है, अधिकतम से अधिकतम 14 दिन। अगला प्रश्न है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को ऋण देती है, वह बैंक जिस रेट पर आरबीआई को ऋण देती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। तो जो रथ यात्रा जो है ना, यह एक प्रसिद्ध त्यौहार है। रथ यात्रा एक प्रसिद्ध त्यौहार जो है ना, यह किसका है? पुरी का है, और ये उड़ीसा वासी इसको निकालते हैं। ठीक है, और इसमें जगन्नाथ मंदिर जो है ना, यहाँ के राजा अवंती वर्मन के द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है, और भगवान जगन्नाथ का मंदिर कला का उत्कृष्ट नमूना यहाँ पर मिलता है, और भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ही मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। क्या है? नेसेट। इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। और यह जो आप देख रहे हैं डायट, तो डायट कहाँ का है? तो डायट यह जापान के संसद का नाम है। ठीक है, मजलिस ईरान के संसद का नाम है, और राष्ट्रीय पंचायत यानी नेशनल पंचायत या नेपाल के राष्ट्र के संसद का नाम है। अगला प्रश्न है कि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक जो थे ना, यह बदरायन थे, जबकि पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। ठीक है, पूर्व मीमांसा के कौन थे? जैमिनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। और यह कब किया गया था? तो 1986 ईस्वी में गठित लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक आधार पर प्रदान करने की सिफारिश की थी। और बलवंत राय मेहता समिति तो त्रिस्तरीय पंचायत, अशोक मेहता द्विस्तरीय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट है, और अगर उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल। तो उसकी जो इंदिरा पॉइंट की दूरी जो है ना, भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, कितनी है?
तो यह है 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर। और इंदिरा पॉइंट जो है ना, यह दक्षिणतम बिंदु है, इसको पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना जो 15 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसका पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है ना, यह कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। और थल सेना के कमांड को जो है ना 7 भागों में बांटा गया है, 7 कमांडों में बांट दिया गया है तथा इसे 7 कमांडों में बांट दिया गया है। और थल सेना का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, यह नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यात्री निकोलो कांटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो यह निकोलो कांटी 1420 ईस्वी में, ठीक है, यह इटली से आया था। ठीक है, निकोलो कांटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा में आया था? तो यह आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवराय प्रथम। देवराय द्वितीय नहीं, प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो यह करते हैं राज्यसभा के ही सदस्य करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथों में ले लिया था? तो किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथों में ले लिया? तो यह ले लिया 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था, जबकि ललित कला अकादमी पूछता तो यह 1954 ईस्वी में हो जाता। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? तो जो सबसे पहले मानसून आता है ना, सबसे पहले मानसून किस स्थान पर आता है? तो सबसे पहले मानसून जो आता है ना, भारत में सबसे पहले मानसून अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आता है। ठीक है, सबसे पहले। और उसके एक सप्ताह बाद जाके केरल के मलाबार तट पर पहुंचता है, एक सप्ताह बाद मलाबार तट पर। तो राज्य सबसे पहले स्थान पूछा है तो अंडमान निकोबार। ठीक है। और अगर राज्य पूछता तो केरल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो है बैंकों का कार्य है। ठीक है। सरकारी बैंकर का कार्य करना है, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना है और व्यापार नीति का निर्धारण करना है। यह आरबीआई का काम नहीं है व्यापार नीति का निर्धारण करना। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात को रखा गया है? तो आपात 3 प्रकार से, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद के तहत है और राष्ट्रपति शासन 360 और 356, वित्तीय आपात 360 और राष्ट्रपति शासन 356। ठीक है। राष्ट्रपति अगर शासन लागू होगा तो अनुच्छेद 356 के तहत। और वित्तीय आपात जो है ना, यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 360 में वित्तीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है। अगला प्रश्न है कि संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो जो संसद में जो शामिल होता है ना, ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इनमें से एक से अधिक। तो संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सभी शामिल होते हैं। तो इसमें तीनों हो जाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। और भारतीय संसद के 3 अंग निर्माण यही करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित आपको बताना है। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक बता रहे हैं इसमें बाल गंगाधर तिलक। तो जो अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो है ना, यह लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक नहीं। अगला प्रश्न है कि दुर्गेश नंदी, बंकिम चंद्र चटर्जी। सही है। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ये सब सही है। पहला ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? 31 दिसंबर 1928 में जो हुआ था, तो इसके मुस्लिम सम्मेलन की, सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो यह किए थे आगा खां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो हुआ था, यह 1986 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1986 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न है कि शेयर बाजार का जो है नियामक संस्था कौन है? तो शेयर बाजार का नियामक जो संस्था का नाम है सेबी। क्या है? सेबी है। और सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, सेबी का स्थापना 1988 ईस्वी को हुआ था, लेकिन इसको वैधानिक मान्यता 1992 30 जनवरी 1992 को मिला। 30 जनवरी 1992 ईस्वी को मिला था इसको। ठीक है, और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उपभोक्ता अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो उस महिला का नाम आपको बताना है। उस महिला का नाम है प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है, प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो यह आपका बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि 25 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को ई गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया है? पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस घोषित कर दिया है, तो वह केरल है। और वहां के केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पियानी विजयन। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से शामिल हो गया? तो यह हुआ है अमेरिका। ठीक है, यूनेस्को से वो हट गया था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला या ऑस्ट्रेलिया में रखे हैं। कहां रखे हैं? ऑस्ट्रेलिया में रखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है? होमोकॉन राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो यह हुआ है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में हुआ है। उत्तराखंड का राजधानी है देहरादून, वहीं पर हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपको सौरव गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुदेह अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? अल मुदेह अल हिंदी, तो यह किया गया आपका सऊदी अरब देश के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच में किया है। तो उस स्वदेशी बोट का नाम है फास्ट इंस्पेक्टर। क्या है? फास्ट इंस्पेक्टर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश के द्वारा की जाएगी? तो 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत देश के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और क्वाड में आपको भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित कर दिया है? किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित कर दिया है? उस देश का नाम है नेपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना फिर से किस राज्य में शुरू की गई है? तो वह कर्नाटक राज्य में फिर से शुरू की गई है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी परीक्षा में मैथ का प्रश्न देख लेते हैं कि नेहा और जुआ को आकांक्षा से 20 और 50% अधिक आता है। तो नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितना प्रतिशत है? अब देखिए, आकांक्षा से 20 और 50%, तो मान लिया आकांक्षा 100 है। ठीक है, तो फिर नेहा कितना हो जाएगा? 20% अधिक है, तो नेहा 120 हो जाएगा। ठीक है, और जो या 50% तो 150 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि नेहा जो 120 है, नेहा 120 है, आकांक्षा का कितना प्रतिशत है अब बताना है आपको। तो कितना है देख लीजिए, कितना बढ़ा? 100 से 120 है, तो 120% है।
सीधे इसमें प्रतिशत निकालने का कोई जरूरत नहीं है। कितना प्रतिशत है, नेहा का अंक, आकांक्षा के अंक का कितना प्रतिशत है, और 100 120 में कितना प्रतिशत होता है, 100 के बाद जितना होता है वही प्रतिशत हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एक किसान ने 15 रुपए प्रति दर्जन के दर से 250 केला खरीदता है, वह सभी केला को 1 रुपए केला के दर से बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत आपको बताना है। देखिए, एक किसान 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से 250 केला खरीदता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 12 केला का दाम 15 रुपया है, ठीक है, तो एक केला कितना रुपए पड़ा, 1 रुपये 25 पैसा, ठीक है, भाग दे के देख लीजिए, तो 250 केला का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसमें गुना कर देना है आपको 250 में 1.25 से, तो आ जाएगा 312 रुपये 50 पैसा, और 250 केला को 1 रुपये बेचता था, 250 में बेच देता है, तो हानि इसको हुआ 62 रुपया 50 पैसा, कितना पर, 312 रुपया 50 पैसा पर, तो 100 पर आपको निकाल देना है, 20% की इसको हानि हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केदार किसी वस्तु को 121 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, ठीक है, और यदि केदार को 30% लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितना में बेचेगा, ठीक है। अब बताइए, 121 रुपये में बेचता है तो 10% का लाभ होता है, यानी 121 में अगर बेचता है तो अगर क्रय मूल्य निकालना है तो 110 है तो 100 कितना, ठीक है। ऐसे आप निकालते रहिएगा तो ऐसे आप निकलते रह जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको मान लेना होगा कि मान लीजिए कि सीपी 100 है तो लाभ अगर 10% हुआ है तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा, 30% लाभ कमाना है तो 130 हो जाएगा, ठीक है। तो यही 110 का जो मान आपको 121 है, तो एक का मान लाने के लिए 121 बटा आपको कितना करना पड़ेगा, 110, तो 130 निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं, 143 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से वो फेल हो गया। अब देखिए, 40% अंक प्राप्त किया है और 40% अंक प्राप्त किया और 40 अंक से फेल हो गया है ना, तो उसमें उसको फेल हो गया तो प्लस दे दीजिए उसको। अभी पास हो गया, पास हो गया। दूसरा विद्यार्थी है 400 अंक लाकर सफल होने से 40 अंक अधिक पाया है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें 400 में 40 अंक अधिक लाया है तो उसमें से घटा दीजिए, तो 300 कितना हो जाएगा, 300 आपका 400 माइनस 40, ठीक है। अब देखिए, ये 40 माइनस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये माइनस आएगा तो 40 40 80 हो जाएगा, 80 इसमें से घटा दीजिएगा 320, 40% 320 है, यानी 1% 8 के मान है, अधिकतम अंक 800 हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी मिले ना तो सबसे पहले नीचे से इसका मान निकालिएगा, नीचे से निकालते जाइएगा आपको मिल जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए, रूट ए माइनस रूट बी बराबर 6 है, इधर प्लस में, और रूट ए बी का मान आपको निकालना है। अब देखिए, समीकरण कर लीजिए, ठीक है, समीकरण इसको बना लीजिए, इतना इतना का बना लीजिए, और इसमें आ जाएगा बी बी कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, तो 2 रूट ए बराबर आपको 6 4 10 हो जाएगा, तो रूट ए का मान 5 आ जाएगा, यानी ए बराबर 25 आ जाएगा, करिएगा तो, ठीक है, यार रूट में ही रहने दीजिए। तो ए का मान समीकरण अगर आप 2 में रख देते हैं तो ठीक है, तो बी बराबर -1 हो जाएगा, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी का मान √5 आप गुना कर दीजिए, फिर इधर कर दीजिए 1 से, तो -5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बता रहा है कि आपको 130 के संपूरक कोण का पूरक कोण कितना होगा। अब बताइए, संपूरक कोण 130 डिग्री का संपूरक कोण आपको बताना है, का पूरक कोण आपको बताना है। देखिए, संपूरक कोण, सबसे पहले का बात आपको याद रखना है कि संपूरक कोण होता है ना, का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है, यानी योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए, आपको पूरक कोण बताना है, तो 130 डिग्री आप प्लस x मान लीजिए, उधर 180 कर लीजिए, तो x बराबर 50 हो जाएगा, क्योंकि पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है। पूरक कोण के योग का पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। अब बताइए, इधर एक x का मानेगा आपको 50 आ गया, अब पूरक बनाना है तो 50 प्लस y डिग्री बना लीजिए, बराबर कितना 90, तो y बराबर 40, तो आपको पूरक कोण का बताना है तो 40 आ जाएगा। अब बताइए, अगला प्रश्न है कि 25 पलंग का क्रय मूल्य 15 पलंग के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, 25 का सीपी 15 के एसपी के बराबर है। अब देखिए, यहाँ सीपी इधर रह जाएगा, इधर से एसपी ला दीजिए, 15/25 हो जाएगा। अब देखिए, 15 का खरीदा 25 में बेच रहा है, 10 फायदा हो रहा है, ठीक है, कितना पर, 15 पर, तो 100 पर आपको निकाल देना है,
ठीक है, आप निकाल दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66.2/3 यानी 200/3% आता है इसका। आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जडेजा ने अपनी 15 पारियों में 45 रन के औसत से रन बनाए। 15 पारियों में 45 रन के औसत से, और 26वीं पारी में उसने शतक बनाया, तब उसका औसत क्या होगा? आप देखिए मेरे भाई, 15 पारियों में 45 के औसत से बनाया, यानी 15 गुना 45 का मान कितना आएगा? 675। ठीक है, 675 रन बना दिया। तो 16वीं पारी में वो शतक लगाने के बाद उसका कुल रन 675 में 100 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 775 आ गया। अब 775 में 15 के बाद एक पारी और खेला है तो 16 से भाग दे दीजिए, 15 16 पारी हो जाएगा, यानी 48.43 के उसका औसत रन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन 69% है। कितना है? 69% है। ठीक है, परसेंटेज है। तो वर्ग के विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है मेरे भाई। देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल 100 होता है। वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए, वर्ग का माना कि वर्ग का क्षेत्रफल आप 100 मान लेते हैं, 100। ठीक है, तो विकर्ण क्या हो जाता है? अब पहले यहाँ भुजा कितना आ जाएगा? भुजा आपका a आ जाएगा 10। ठीक है, a का मान 10 हो जाएगा, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा। ठीक है, 10√2। तो 69% परिवर्तन के बाद क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 100 से एक बार 169% आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका यहाँ भुजा कितना हो जाएगा? 13, यानी 13√2 हो जाएगा। अब देखिए, 13√2 में से 10√2 घटा दीजिए, कितना आएगा? 3√2। 3√2 जो है ना, कितना पर? 10√2 पर। तो √2 से √2 खत्म, तो 100 कितना? 10 से 10, 30% राइट आंसर हो जाएगा। तो आसान। देखिए, फंसा दिया है, भारी कर देने से नहीं होता है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, बहुत मन लगा के उसको पहले ध्यान से पढ़िए कि हाँ क्या कह रहा है। अब देखिए, 2160 रुपया को ABC में इस प्रकार बांट देना है क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में, कि A और B के हिस्सों का अंतर क्या हो जाए। मेरे भाई देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 2, 3 और 5 के अनुपात में बांट देना है। ठीक है, अब देखिए, A का हिस्सा इसमें 2x हो जाएगा, क्योंकि देखिए अनुपात में कुछ भी हो सकता है, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, जोड़ हो सकता है, घटाव हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अनुपात का मतलब ये नहीं होता है कि सीधे उठा के भाग कर दे। ठीक है, तो ये देखिए 2:3:5 है, तो 2x हो जाएगा, एगो 3x हो जाएगा, एगो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपसे कह रहा है कि A और B का हिस्सा, तो A 2 B 3x है। ठीक है, तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि यहाँ x हो जाएगा 1x, कितना में? 5, 3, 8 2 10x में। ठीक है, 10x में है। ठीक है, तो कितना में बांट देना है आपको? 2160 में। x रखिएगा इसे, क्योंकि x का x आपको कट गया, 10 से 10 क्या आ जाएगा? 216 रुपया। इसका राइट आंसर अंतर, क्योंकि अंतर पहले ही निकाल दिए हैं, तो 216 रुपया आ गया आंसर। अगला प्रश्न है कि यदि x का मान 459 है, y का मान 460 है, z का मान 463 है, तो q और -3xyz का मान आपको बताना है। अरे मेरे भाई देखिए, यहाँ आपको फॉर्मूला मेन है, यहाँ के आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेन फॉर्मूला x³ प्लस, अगर a पर याद किया तो AQ जोड़ BQ जोड़ CQ -3ABC का फॉर्मूला होता है 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। यहाँ से आप मान रख दीजिए, मान रख के निकाल दीजिए, 17,966 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए, अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन। AC अनुपात M समानुपात B अनुपात क्या आएगा? ठीक है, अब देखिए AC, अब A का मान क्या होता है? अगर जोड़िएगा ABCD में अंक से जोड़िएगा तो 1 पर आता है, तो 1 और C 3 पर आता है, तो 1 और 3 कर दीजिए यहाँ पर, तो M 13 हो गया। और B क्या होता है आपको? 2 और E 5, तो 25 पर, तो 25 पर कौन आता है? तो Y का मान 25 होता है। हो गया आंसर। अब देखिए, राम का मुंह पश्चिम की ओर है, वह दक्षिण घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर 180 डिग्री घूमता है। अब उसका दिशा आपको बताना है। अब देखिए, इसको बना लीजिएगा रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग में देखिए, पहले ऐसे बनेगा आपको। ठीक है, ऊपर जो होता है ना, यह उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, यहाँ पूर्व होता है, यहाँ पश्चिम होता है। तो इसका मुंह जो है ना पश्चिम की तरफ पहले से ही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कॉक को YMYQ लिखा हुआ है,
कॉक को YMYQ लिखा है तो हेन को क्या लिखेगा मेरे भाई? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉक को, अब देखिए कॉक को क्या किया है, एक एक आप इसमें जोड़ दिया है, ठीक है, विपरीत करके जोड़ दिया है। अब सी है तो सी आपको क्या हो जाएगा बताइए? सी का उल्टा देख लीजिए, ओ देख लीजिए, यहाँ देखिए ओ से एक जोड़ दीजिए, ओ होता है आपको 15 पर, एम होता है 13 पर, तो ओ का उल्टा कीजिए, एम से जोड़िए, तो एक एक आपको जोड़ रहा है। उसी तरह हेन से आपको करना है, विपरीत प्लस एक करना है आपको, ठीक है। तो आपको हेन एच का उल्टा क्या होगा, एस, एस में एक जोड़ दीजिए तो 19 एक 20, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी TWN, विपरीत अब प्लस एक कर देना है। अब देखिए लुप्त संख्या आपको बताना है, यहाँ देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो 36 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर जा रहा है तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राहुल रवि से पूछता है कि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। अब देखिए परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो अगर परसों शनिवार था तो आज पहले देखिए, तो यहाँ से आपको बनाना होगा कितना, परसों 1 2 3 और कल के बाद 1 2, यानी 5 बूंदा बनाना होगा, ठीक है। तो 5 बूंदा आपको बनाना होगा, तो परसों यानी अगर मान लीजिए कि आज यहाँ है, आप आज में है, तो परसों शनिवार था, तो यहाँ कल शुक्रवार हुआ होगा, ठीक है, तो यहाँ बृहस्पतिवार, ठीक है, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, तब बुधवार हो जाएगा, कल के बाद बुधवार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी आकृति दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करती है। अब देखिए शुतुरमुर्ग है, सांप है, मेढक है। शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक तीनों एक दूसरे से अलग हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को 100 प्रश्नों का यह सेट कैसा लग रहा है, क्योंकि तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करना है। फॉर्म ज़्यादा भरा गया है, इसको देखकर हताश नहीं होना है, अपना तैयारी पुख्ता रखना है। फॉर्म भरते रहता है और भराते रहता है, ठीक है। जिसका तैयारी होगा अच्छा से उसका अब की बार सिलेक्शन पक्का होगा, वर्दी जरूर अब की बार मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को इसको देखिए और रोज़ दिन हम आप लोग से यह प्रॉमिस करते हैं कि एक दिन में 2 सेट जरूर लाएंगे, एक सुबह आएगा तो एक शाम में आएगा। अगर 2 नहीं आता है तो रोज़ दिन सुबह में आपको एक एक सेट जरूर मिल जाएगा, ठीक है, और कुछ आपको साइंस वगैरह का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो सेट तो रोज़ दिन एक एक जरूर आएगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इतना कि दोस्तों थोड़ा मेरा भी चैनल आप लोगों के सामने आ जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए आज का समय यह हो गया है, क्योंकि लोग जिसका फेस वैल्यू बन गया है ना, उसी को लोग देखना पसंद करते हैं, चाहे वो कैसे भी तैयारी करवाता हो, लोग उसी को देखना पसंद करेंगे, फेस वैल्यू वाले को। वो कहेगा कि 500 क्वेश्चन का यह आपको हम दिखा रहे हैं, मैराथन है, और 500 के नाम पर आपको 100 क्वेश्चन में आपको 4 घंटा ले लेगा। लेकिन जो न्यू कमर होते हैं, जो नए नए चैनल बनाते हैं, वो बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन देंगे। लेकिन आपके मन में यह बैठ गया कि नहीं, जो पहले से पढ़ा रहा है वही अच्छा पढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं बात है दोस्तों, ठीक है। आज जो जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप लोगों से अच्छा उसका तैयारी रहा होगा, तभी आप जॉब कर रहा है। तो वो जैसे बताता है वैसे तैयारी कीजिए, जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। और एक बार लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।